वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है। आज के दिन आप लोगों ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर इस नाम से बहुत सारे शेयर किए होंगे, है ना। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि पर्यावरण दिवस का क्या इम्पोर्टेंस है? इसलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान के जीवन के लिए या लाइफ के लिए जो चीज़ जितनी ज़्यादा असेंशियल है, जितनी आवश्यक है, वो चीज़ उतनी ही आसानी से प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाई है। जैसे एयर, आप तो जानते हैं कि एनीवन कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट एयर। कोई भी बिना हवा, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति ने ऑक्सीजन को बड़ी आसानी से हमें उपलब्ध करवाया है। वाटर, बिना पानी के भी जीवन संभव नहीं है, इसलिए प्रकृति ने बहुत हैवी अमाउंट में वाटर हमें अवेलेबल करवाया है। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने प्रकृति के साथ क्या किया है? आप जानते हैं ना कि आज दिल्ली जैसे बड़े शहरों की हवा, एयर क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि आप सांस लेने लायक हवा अब नहीं है वहाँ। और पानी की बात करें तो पानी का तो हाल भी आपको पता है कि दुनिया की 70% पॉपुलेशन के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। जिस गति से हम लोग आगे बढ़े हैं, समझ में नहीं आता कि इसे प्रोग्रेस कहूँ या फिर मनुष्य ने अपने विनाश का सारा इंतजाम खुद ही कर लिया है। देखो, बात सिर्फ सोचने की इतनी है कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो किया है ना, वो बहुत सुखद नहीं है। अब हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए और हमें हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए। आपको पता है, पिछले कुछ समय में न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं और आज हम उनको केवल पिक्चर्स के अंदर ही देखते हैं। अगर यही हाल रहा तो आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि आने वाले समय में या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग किस तरह की दुनिया छोड़कर जाएंगे, किस तरह का एनवायरनमेंट हम लोग उनको देंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग कहें कि सिर्फ पिक्चर्स में देखें कि हाँ, कभी पृथ्वी पर भी बहुत घने जंगल हुआ करते थे, अब तो सिर्फ इक्का दुक्का या 1-2 पेड़ हैं जो बस इधर उधर मिल जाते हैं। सच में बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, हमें समझना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को फोर्स करें या कुछ और करें, बस मैं इतना कहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको फैलाएं नहीं, पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई हरे पेड़ काटता है तो प्लीज उसे रोकने की कोशिश करें, उसे समझाएं। और अगर कोई रुकता भी नहीं है, आप रोक भी नहीं पाते हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि आप इस प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने, आप पॉल्यूशन का हिस्सा ना बने और इसे फैलाएं नहीं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा। कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा भी जा सकता है, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, क्योंकि हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ हमने प्रकृति की पूजा की है। हमने प्रकृति के कण कण में भगवान ईश्वर को माना है। हमारा सिविलाइजेशन दुनिया का एक डेवलप सिविलाइजेशन है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छोटी छोटी गलतियाँ इतनी बड़ी हो जाएं कि बहुत भयावह कंडीशन हो जाए। इसलिए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आज एनवायरमेंटल डे है, तो एक रेजोल्यूशन लीजिए अपने दिमाग में कि हम कम से कम पॉल्यूशन फैलाने में भागीदार तो नहीं होंगे, हम कम से कम पॉलीथीन तो नहीं जलाएंगे, हम कम से कम हरे पेड़ तो नहीं काटने देंगे, और जितना पॉसिबल होगा वाटर को भी सेव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है वाटर और एयर। कम से कम इतना तो हम ध्यान रखें ताकि हमारा जीवन भी हेल्दी हो और आने वाली पीढ़ियों का भी। इसलिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा प्रकृति का भी ध्यान रखें, क्योंकि नेचर है तो सब कुछ है, प्रकृति है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितनी तरह के होते हैं। तो हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं। उनमें से एक आयनिक सॉलिड था, दूसरा मेटालिक सॉलिड था, और अभी हम तीसरा डिस्कस करने वाले हैं और वो है कोवलेंट सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तीसरी टाइप जो है वो
थर्ड टाइप जो है वो है कोवैलेंट सॉलिड, यानी हिंदी में कहें तो सहसंयोजक ठोस। कोवलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेटवर्क सॉलिड। यानी ये कुछ इस तरह के सॉलिड हैं जो अपनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के कारण एक नेटवर्क जैसा बनाते हैं। जब इस सॉलिड का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या जालनुमा संरचना बनती है, इसलिए हम इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोल देते हैं। अब कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस इनको कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो समझते हैं ना, अवयवी कण, यानी वो पार्टिकल जिनके द्वारा ये सॉलिड बना हुआ है। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम ही होते हैं। क्या होते हैं? एटम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं, यानी परमाणु होते हैं, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एंड फॉर्म a three-dimensional giant network structure। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम होते हैं, और वो एटम एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, और सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ करके थ्री डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय जायंट बड़ी नेटवर्क यानी जाल जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इसे हिंदी में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिविमीय जटिल जालनुमा संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना बनाते हैं? त्रिविमीय जटिल जालनुमा संरचना ये बनाते हैं। चूंकि मैंने कहा कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं और वो एटम कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो इसके जैसे मैं एक एग्जांपल्स के लिए बात करूं तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे डायमंड होता है, अब डायमंड तो समझते हैं ना, हीरा डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी इसी टाइप का सॉलिड होता है, और आपके सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्युमिनियम नाइट्राइट होता है। दीज आर सॉलिड विच इज कोवलेंट सॉलिड और नॉट नेटवर्क सॉलिड। और इनके अंदर जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं इनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनती है, और हर एटम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ध्यान रखें कि जैसे डायमंड होता है, अब डायमंड आपको पता है, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट्स हुआ, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। इनमें केवल और केवल प्योर कार्बन ही होता है, यानी डायमंड जो होता है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, उसमें कार्बन के अलावा कुछ और नहीं होता। इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है, मतलब अपर रूप होता है। तो जो डायमंड होता है उसमें कार्बन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये कार्बन जो होता है टेट्राहाइड्रली ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म होता है? टेट्राहाइड्रल फॉर्म में, यानी चतुष्फलकीय संरचना में होता है। और इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और वो भी किस तरह से? चतुष्फलकीय यानी टेट्राहाइड्रल फॉर्म में। अब आप खुद देखो कि एक कार्बन जब टेट्राहाइड्रली 4 बॉन्डों का फॉर्मेशन करेगा तो देखो इसमें एक बॉन्ड ये, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन ये रहा। कुल मिला के कितने कार्बन है? 4। अब प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से ही इसी तरह से कनेक्टेड होगा। जैसे मैं इसको देखूं तो ये भी 4 कार्बन से इस तरह से कनेक्टेड है, मान के चलो। मैं इसको देखूं तो ये भी 4 कार्बन से इस तरह से कनेक्टेड है, मान के चलो।
मैं इसको देखूं तो ये भी 4 कार्बन से इस तरह से कनेक्टेड है, मान के चलो। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जब जुड़ता चला जाएगा, जैसे इसकी बात करूं तो ये भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा इस तरह से। आगे बात करूं तो ये भी 4 कार्बन से टेट्राहाइड्रल ही जुड़ा होगा, ऐसे ये भी जुड़ा होगा 4 कार्बन से, ये भी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी और एक जायंट और एक नेटवर्क जैसी आपको देख लग रहा होगा, ये बिखरी हुई सी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनने जा रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं ना, जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं ना, उनमें एटम जुड़े तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही होते हैं, लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से जुड़ जाते हैं कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। और इसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से जो ये नेटवर्क सॉलिड होते हैं ना, ये बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इवन आप तो जानते हैं ना कि डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पार्टिकल्स है। डायमंड जो है यानी हीरा जो होता है वो दुनिया के कठोरतम पदार्थों में से होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ही इतनी 3D में इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिस वजह से इनका क्रिस्टल आसानी से ब्रेक नहीं होता और ये बहुत हार्ड सब्सटेंस बनता है। हार्ड ही नहीं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी हाई नहीं, वेरी हाई होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि डायमंड होता है, अब आपको डायमंड को पिघलाना होगा तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप डायमंड को मेल्ट नहीं कर सकते। डायमंड को मेल्ट करने के लिए आपको लगभग 1 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होगी। ये तो प्रेशर है, और अगर टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग अबाउट 5000 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होगी। इतने टेम्परेचर पर, इतने हाई प्रेशर पर ये डायमंड मेल्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, नेटवर्क जैसी है, उस वजह से बहुत ज्यादा हार्ड भी होते हैं। और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम होते हैं, जो आपस में सहसंयोजक बंधों के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान देनी है आपको कि ये जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं ना, इनमें एटम्स जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और एटम्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब किसी क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके पास अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस नहीं है तो उनका मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और अगर चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। अब इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि ये नॉर्मली कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडेंसर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट एक्सेप्शनली हार्ड भी नहीं होता, सॉफ्ट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडेंसन भी करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का चालन भी करता है। यानी ग्रेफाइट जो है वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर भी है, चालक भी है। अब ऐसा क्यों है तो आप इस बारे में परेशान ना हो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास एंड क्वार्टज, इन चारों के स्ट्रक्चर को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। वहां मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कंडक्टर, ग्रेफाइट क्यों सॉफ्ट है और कंडक्टर यानी चालक भी क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वहां हम डायमंड के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा और अच्छे से डायग्रामेटिकली देखेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई जो डायमंड है ना वो एक जायंट मॉलिक्यूल्स है ना, और वो एक कोवलेंट सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है, जिसके अंदर कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और कार्बन जो है
निकटवर्ती 4 कार्बनों से टेट्राहाइड्रली कनेक्ट होकर के एक कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर बना लेता है, एक जालनुमा संरचना बना लेता है। इसलिए हम लोग इसे नेटवर्क सॉलिड कह देते हैं। और इतनी कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर को ब्रेक कर पाना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए ये बहुत हार्ड भी होते हैं। इवन हार्ड ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होती तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बहुत हाई होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि डायमंड को मेल्ट करने के अबाउट 5000 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कोई मामूली टेम्परेचर नहीं होता। हाँ, अगली बात हमने कही कि भाई इस तरह के जो सॉलिड है वो नॉर्मली क्या होंगे, इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर यानी कि कुचालक होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। बट एक्सेप्शनली आप देखेंगे कि ग्रेफाइट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है और उसके साथ साथ कंडक्टर यानी चालक भी होता है। ऐसा क्यों है, ये जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब डिस्कस करेंगे कि ग्रेफाइट में चालकता क्यों है और ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है। ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताने वाला हूँ। अभी आप इतना याद रखें कि कोवलेंट सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सी सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये आणविक ठोस हैं। कौन से ठोस हैं? आणविक ठोस हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोसों की। याद रखेंगे कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा यानी इनका जो अवयवी कण होगा वो दरअसल या तो एटम होगा, क्या होगा? एटम होगा, या फिर मॉलिक्यूल होगा। यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और एक खास बात कि जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं नॉर्मली वो इंसुलेटर होते हैं, नॉर्मली वो कुचालक होते हैं। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनका नेचर क्या है, उनके बीच का इंटरेक्शन किस तरह का है, उस आधार पर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में दोबारा से क्लासिफाइड करते हैं। और उसमें पहली कैटेगरी है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरी कैटेगरी इसके अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी इनके अंदर पोलरिटी नहीं होगी। इसका मतलब है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस। और इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका मतलब हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। यानी मैंने आपसे कहा कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे वो 3 टाइप के होंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो या तो एटम होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। या तो एटम होते हैं या क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। अब जो एटम होता है ना वो दरअसल कैसा होता है? पोलर होता है या नॉन पोलर? नॉन पोलर होता है, क्योंकि एटम के अंदर चार्ज तो होता है बट चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए हम उसे पोलर की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते। एटम जो होता है नॉन पोलर होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, एक बात मुझे बताएं कि आप कभी हाइड्रोजन को लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते होंगे H की फॉर्म में, सोडियम को लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते होंगे Na की फॉर्म में। ठीक है, अब आप इसके ऊपर चार्ज थोड़ी ना लगाते हो। अगर आपने इसके ऊपर चार्ज लगा दिया है तो अब ये एटम नहीं है, अब क्या है? ये
अब ये आयन बन चुका है और अभी ये क्या है, एटम होता है। तो एटम को हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल यानी एक तरह से नॉन पोलर पार्टिकल ही कंसीडर करते हैं। तो इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आप उन मॉलिक्यूल्स को रखेंगे जिनके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होता, या फिर इन जनरल मैं कहूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, यानी एक ही टाइप के एटम से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन जनरली नॉन पोलर टाइप के होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई H2 है, अब बताओ मुझे H2 किस तरह के एटम से मिलकर बना है, H और S से। दोनों सेम टाइप के हैं, बोलो है कि नहीं है? अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो आप इसे नॉन पोलर यानी अध्रुवीय अणु ही मानेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ F2, अब बताओ F2 में दोनों मॉलिक्यूल एटम कैसे हैं, फ्लोरीन ही तो है दोनों, और दोनों एटम अगर सेम है तो आप इसे भी अध्रुवीय अणु ही मानेंगे। और भी ले सकते हैं, जैसे Cl2 ले लिया है ना, Cl सेम टाइप के एटम है, अध्रुवीय होगा। I2 ले लिया, I सेम टाइप के एटम है, ये भी कैसा होगा, अध्रुवीय होगा। तो ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं उनमें या तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जनरली इस टाइप के होंगे। अब जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करूं मैं कि एटम होता है तो किस तरह का सॉलिड बनता है। नॉर्मली अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है तो वो मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई सॉलिड हीलियम है आपके पास, कैसा सॉलिड मानोगे आप इसे, मॉलिकुलर सॉलिड में, और वो भी नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में मानोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सॉलिड फेज में ही आपके पास नियॉन है, सॉलिड फेज में ही आपके पास आर्गन है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर काउंट किए जाएंगे। अब एक बात आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, वो क्या कि कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं ना उनके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि भाई नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है। फिर दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि जो कोवलेंट सॉलिड होता है, जैसे डायमंड था, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है और वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा ही आसपास के सभी एटम्स के साथ, यानी जितने एटम से वो कनेक्ट हो सकता है, नॉर्मली 4 एटम से जुड़ा हुआ होता है, और ये एटम भी आने वाले एटम से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से हर एटम आने वाले एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ किसी और तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, काफी कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर होगी। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं ना, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में जैसे एटम है तो एटम के बीच में जो है कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में विद इन ए मॉलिक्यूल्स तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। H2 में खुद एक H2 के मॉलिक्यूल के अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखो जरा ध्यान देना कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, हाँ एक मॉलिक्यूल के अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे H2 है तो H और H के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, F2 है तो F और F के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। बट मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि H2 जो मॉलिक्यूल है और दूसरा जो H2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। दरअसल इनके बीच में जो आकर्षण होगा, जो अट्रैक्शन होगा, वो होगा वीक डायस्पर्सन फोर्सेज, यानी हिंदी में कहें तो दुर्बल परिक्षेपण बल इनके बीच में आकर्षण की फॉर्म में होंगे। इसको हम लोग लंदन बल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लंदन बल भी बोल देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि भैया जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में किस टाइप का आकर्षण होता है? वीक डायस्पर्सन फोर्सेज होते हैं, दुर्बल परिक्षेपण बल होते हैं, या फिर उन्हें लंदन बल बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है ये कोई बॉन्डिंग तो है नहीं, एक वीक इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ये नहीं होता, बहुत वीक इंटरेक्शन होता है। इसलिए इस टाइप के जो सॉलिड बनते हैं ना
वो बहुत हार्ड नहीं होते। इन जनरल रूम टेम्परेचर पर इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं ना, वो या तो गैसियस फेज में होते हैं या फिर लिक्विड फेज में हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई हीलियम को आप किस फॉर्म में जानते हो, तो रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। हाइड्रोजन को किस फॉर्म में जानते हो, ये भी गैस ही होता है। F2 को किस फॉर्म में जानते हो, ये भी गैस होता है। Cl2 भी गैस होता है। हाँ, रूम टेम्परेचर पर Br2 जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, Br2 जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और I2 जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, I2 जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में वीक डिस्पर्शन फोर्सेज है, लंदन फोर्सेज है, और ये एक वान डर वाल्स फोर्स ही होता है। कौन सा फोर्स होता है, वान डर वाल्स फोर्स होता है। यानी वान डर वाल्स फोर्स कई तरह के होते हैं, उनमें से ये वान डर वाल्स फोर्स की एक टाइप है, यानी टाइप ऑफ वान डर वाल्स फोर्स। ये वान डर वाल्स फोर्स की ही एक क्या होती है, टाइप होती है, और बहुत ही वीक टाइप का ये इंटरेक्शंस होता है। लेकिन एक चीज याद रखना आप लोग कि वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली में मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, यानी ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसलिए ये फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। इन जनरल हाइड्रोजन गैसियस फेज में होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आते जा रहे हैं, फ्लोरीन पर आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा बड़ा है, इंट्रैक्शन थोड़े बड़े होंगे। क्लोरीन पर आए हैं, और बड़ा है मॉलिक्यूलर वेट, इंट्रैक्शन थोड़े और बड़े होंगे। जब आप Br2 पर आए हैं तो इंट्रैक्शन में और वृद्धि हुई है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला डिस्पर्शन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया है। इस वजह से Br2 लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। और I2 की बात करें तो आयोडीन का तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से दो I2 मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वाला इंट्रैक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये सॉलिड फेज में चला जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात पर एक बार फिर से ध्यान देंगे हम लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। इन जनरली इंसुलेटर होते हैं। किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। एटम्स जैसे मैं आपसे बात करूं कि सॉलिड हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, अगर ये सब सॉलिड फेज में है तो इन सब के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम ही होते हैं। मगर यहाँ ध्यान रहे कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े होते, जबकि कोवलेंट सॉलिड में तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके एक जॉइंट मॉलिक्यूल जैसे स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स आपस में, मॉलिक्यूल्स तो नहीं, मैं यहाँ एटम कहूँ कि यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो एटम है, वो आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट ना हो, वो इन जनरल कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। जैसे H2, F2, Cl2, I2, Br2, ये सारे नॉन पोलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान रहे कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में वीक डिस्पर्शन फोर्सेज यानी दुर्बल परिक्षेपण बल होते हैं, लंदन फोर्सेज इनको कहते हैं। ये एक तरह से वान डर वाल्स फोर्सेज की ही टाइप है, टाइप ऑफ वान डर वाल्स फोर्सेज होती है। ये बहुत वीक इंट्रैक्शन होता है, इस वजह से इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, और इन जनरल रूम टेम्परेचर पर वो गैसियस फेज में होते हैं या लिक्विड फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं जैसे आपसे बात करूं कि वान डर वाल्स फोर्सेज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वान डर वाल्स फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। इसलिए यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कम है, मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ थोड़ा बड़ा, मैग्नीट्यूड बढ़ा, यहाँ और बड़ा, मैग्नीट्यूड और बढ़ा। और Br2 के केस में
मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बढ़ गया है, तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उनका मैग्नीट्यूड भी काफ़ी बढ़ गया है। उस वजह से Br2 जो है वो रूम टेम्परेचर के आसपास या उससे थोड़े कम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में एडजस्ट कर लेता है। अब चूंकि I2 तो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स हो गया, इसका तो मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी हो गया, तो दो I2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे वो काफ़ी हैवियर होंगे, उनका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा। इस वजह से रूम टेम्परेचर पर I2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में एडजस्ट कर जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इंसुलेटर होंगे, कुछ अलग ही होंगे, और इनके मेल्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं, वीक इंटरेक्शंस है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनके लो होते हैं। लो क्या, वेरी लो होते हैं, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसी में दूसरी टाइप, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या कहोगे इसे आप? ध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखो एक बात ध्यान देना, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? कोई पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, कोई ध्रुवीय अणु होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है बताओ जरा इनका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मेरा मतलब क्या है? अवयवी कण, यानी किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर ये सॉलिड बना होता है। तो आप कहेंगे कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन जनरल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब चूंकि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें तो चार्ज का सेपरेशन होता है। आप जानते हैं ना कि डाइपोल जो होता है उसके अंदर पोलरिटी होती है, तो एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है, और जब भी चार्ज सेपरेशन हो जाए पोलरिटी डेवलप हो जाती है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेते हैं जिनके एटम जो होते हैं, जो बॉन्डेड होकर के मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, जैसे HCl, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होता है। जैसे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, और H की क्या है? कम है। तो H पर जो चार्ज होगा वो पार्शियली नेगेटिव होगा, Cl पर जो चार्ज होगा वो पार्शियली नेगेटिव होगा, और H पर जो चार्ज होगा वो पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो आप समझिए यहाँ चार्ज सेपरेशन आ चुका है। एक जो सिरा है, एक जो पार्ट है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब इसके सामने अगर कोई दूसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल आता है तो यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस होगा और Cl पर क्या होगा? माइनस। अब ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है, इसलिए इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, यानी द्विध्रुव आकर्षण बोलते हैं। इसलिए याद रखेंगे कि नॉन पोलर के बाद जो दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल होंगे इस टाइप के, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, द्विध्रुव आकर्षण होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा आप लोग याद रखेंगे कि जो डाइपोल इंटरेक्शंस होता है ना, ये भी एक वैन डर वाल्स टाइप का ही फोर्सेज होता है, यानी इट इज आल्सो टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज। तो टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको फोर्सेज के नाम याद ना रहे तो आप इन जनरल ऐसा कह के भी काम चला सकते हैं कि नॉन पोलर सॉलिड जो होता है उसके अंदर वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेज। अगर कोई पूछे किस टाइप का, तो आप कह सकते हैं लंदन फोर्सेज होता है। और यहाँ भी आप कह सकते हैं कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई वैन डर वाल्स टाइप का इंटरेक्शन होता है। किस तरह का वैन डर वाल्स होता है, तो फिर आप कह सकते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है, और दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है? डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान रखोगे। एक बात और ध्यान रखना कि लंदन फोर्सेज जो होते हैं ना वो बहुत वीक होते हैं, उनके कंपेयर में डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसका मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं उनमें जो उनकी जो पार्टिकल के बीच में वीक डाइस्पर्सन फोर्सेज जो काम कर रहा होता है उसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग
इंट्रैक्शन की फोर्सेज काम करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, इसलिए इनमें जब इंट्रैक्शन या आकर्षण ज़्यादा होता है तो इस टाइप के जो सॉलिड बनते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू को हाई रखते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा होंगे। कारण क्या है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उनके बीच का इंट्रैक्शन थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, बट इतना ज़रूर है कि दोनों ही टाइप के सॉलिड रूम टेम्परेचर पर गैसियस या लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों एक इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। और भी एग्जांपल इसके लिए जा सकते हैं, जैसे सॉलिड SO2 हो, सॉलिड SO2 ये भी इसी टाइप का एग्जांपल होता है। ठीक, थर्ड हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स विच इज कैपेबल टू फॉर्म H बॉन्डिंग। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर शामिल होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखते हों। अब आपको तो पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से मॉलिक्यूल कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वो मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए किससे? फ्लोरीन से हो सकता है, ऑक्सीजन से हो सकता है और नाइट्रोजन से हो सकता है। यानी हाइड्रोजन का सीधा कनेक्शन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से है, इन जनरल हम लोग कहते हैं कि फॉन से कनेक्शन है, FON फॉन से कनेक्शन है। यानी हाइड्रोजन का कनेक्शन अगर सीधा फॉन्स के साथ है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ है, तो इस हाइड्रोजन के अंदर H बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी आ जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए आइस की बात करूँ, आइस समझते हैं ना, वाटर, वाटर मतलब H2। अब H2O में आप खुद देखिए और मुझे बताएं कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ होता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर H बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होगी। इसलिए आइस जो होता है ना, वो किस टाइप का सॉलिड होगा? H बॉन्डेड टाइप का सॉलिड होगा। होगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही है, H2O ही तो है। आइस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बेबी कण, वो क्या है? H2 यानी एक मॉलिक्यूल्स है। और किस टाइप का मॉलिक्यूल है? जिसके अंदर H बॉन्डिंग की कैपेसिटी है। तो किस टाइप का सॉलिड इसको मानेंगे हम लोग? H बॉन्डेड टाइप का सॉलिड ही मानेंगे। दूसरा जैसे और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे HF मॉलिक्यूल है। मान लो HF है, ये सॉलिड फेज में चला जाता है, तो HF में भी तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का कनेक्शन किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ। दैट मीन्स इट इज आल्सो कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी अगर सॉलिडिफाइड होगा तो ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। और किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा? H बॉन्डेड टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो, जैसे CH3 COOH है, एसिटिक एसिड है, ये भी इसी तरह का सॉलिड बन सकता है। और NH3 को भी आप शामिल कर सकते हो। इन जनरल NH3 जो होता है उसमें भी हाइड्रोजन का कनेक्शन नाइट्रोजन के साथ होता है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हाइड्रोजन भी जो है H बॉन्ड बनाने के कैपेबल है। और अमोनिया अगर सॉलिडिफाई होता है तो उसको भी हम लोग H बॉन्डेड टाइप का सॉलिड कह सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि H बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड फेज में होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, है ना। लेकिन अमोनिया जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फेज में होता है। इसलिए कई बार हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के अंदर ना रख करके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी रख लेते हैं। लेकिन इन जनरल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अमोनिया को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट कर सकते हैं। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। चूँकि अमोनिया नॉर्मल कंडीशन में गैसेज होता है, इसलिए हम इनको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के साथ रख सकते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो नॉर्मली गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को।
एक और चीज़ याद रखेंगे, चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, ये सभी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं इनके अंदर कंडक्टिविटी का गुण नहीं होता। इन जनरली कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। अब देखो, जितनी तरह के सॉलिड हम लोगों ने अभी पढ़े हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनको हम चार्ट वाइज एक बार देख लेते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि आपने कितने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े हैं। तो हम लोग ध्यान रहे, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो आपने अभी अभी कितने तरह के सॉलिड पढ़ लिए हैं? आपने 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े हैं, जिनमें से पहला कौन सा था? पहला था आयनिक सॉलिड, बोलो था कि नहीं था, यानी आयनिक ठोस। दूसरा कौन सा था बताओ? दूसरा था आपका आयनिक सॉलिड के बाद मेटेलिक सॉलिड। ध्यान है ना, कौन सा सॉलिड पढ़ा था? मेटेलिक सॉलिड। और उसके बाद तीसरा कौन सा था? तीसरा आपने अभी अभी डिस्कस किया है, कोवेलेंट सॉलिड, सह संयोजक ठोस। बोलो बात सही है कि नहीं है? और चौथा आपने डिस्कस किया था अभी अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप लोग मुझे इनकी एक एक प्रॉपर्टीज बताते जाएंगे। बताओ जरा, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? आयन होते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? कौन होते हैं? आयंस। आयंस भी कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कैटायन और एनायन। बोलो बात सही है कि नहीं है? अच्छा, इसके अंदर मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? ध्यान दो, मैंने बताया था कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन जो होता है वो कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। ध्यान है या नहीं है? और कर्नेल दरअसल कैटायन ही होता है। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखोगे आप लोग। और कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं बताओ जरा? एटम ही होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर नॉर्मली मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कभी कभी एटम भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल या एटम होते हैं। अब मुझे बताओ, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है? आयनिक सॉलिड में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? आयनिक टाइप की होती है ना। या नेचर ऑफ फोर्सेज की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिनको नॉर्मली आप आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। बोलो बात सही है? अच्छा, आप इनके अंदर बताओ कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर किस टाइप का इंटरेक्शन होता है या किस टाइप के फोर्सेज होते हैं? मेटेलिक सॉलिड के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसे आप क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो इनके अंदर होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोल देते हैं। ध्यान है आपको? अच्छा, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जैसा नाम से ही पता है किस टाइप का इंटरेक्शन होता है बताओ? इनके अंदर हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर किस टाइप का इंटरेक्शन होता है? इनके अंदर मैंने कहा था कि ये जो है 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब नॉन पोलर के अंदर लंदन फोर्सेज होते हैं, वीक डायस्पर्सन फोर्सेज होते हैं, वो भी एक तरह का वान डेर वाल्स फोर्स होता है। और जो पोलर होते हैं उनके अंदर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, द्विध्रुव आकर्षण होता है, वो भी एक तरह का वान डेर वाल्स होता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है। यानी इनके अंदर आप कह सकते हो कि वीक वान डेर वाल्स फोर्स होंगे या एच बॉन्ड होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है। तो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप जरा बताएं मुझे कि कंडक्टिविटी बताओ जरा। आयनिक सॉलिड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर? आयनिक सॉलिड दरअसल सॉलिड फेज में है ना, सॉलिड स्टेट में तो ये भाई कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। सही है। बट इन मॉल्टेन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में और एक्वस फेज है ना,
में ये कंडक्टर होते हैं। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और मेटालिक सॉलिड की बात करें तो ये तो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ये सॉलिड फेज में हो, चाहे ये मेल्ट हो, ये एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। इट इज़ ए गुड कंडक्टर, ओके, याद रखेंगे आप लोग। और कोवलेंट सॉलिड की बात करें तो इन जनरल ये कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। बट एक्सेप्शन याद है ग्रेफाइट, जिसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट एक्सेप्शनली ग्रेफाइट इज कंडक्टर, ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके। और लास्ट वन इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और कोई सा भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हो वो इंसुलेटर ही होता है, मतलब कुचालक ही होता है। ध्यान रखोगे आप लोग इस बात को भी। और फिर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आयनिक सॉलिड काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल कैसे होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। मेटालिक सॉलिड भी काफ़ी हार्ड होते हैं, इनके भी जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होते हैं वो हाई होते हैं, मतलब थोड़े से और अधिक होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं फेयरली हाई। और जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, डायमंड बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉर्मली मेल्ट होते ही नहीं है, तो फिर हम कहेंगे वेरी हाई, वेरी हाई, ओके। और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आपको पता ही है कि इंट्रैक्शन बहुत वीक है, वाटर वास टाइप का या हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो दरअसल वेरी लो होते हैं, बहुत कम होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो क्या बताना चाहता हूँ, मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के रेस्पेक्ट में ही बताना चाहता हूँ कि देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉन पोलर, याद है आपको, दूसरा कौन सा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा कौन सा है एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अगर इनके अंदर जो आकर्षण है उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर तो वीक डाइस्पर्सन फोर्सेज, लंदन फोर्सेज होते हैं, वो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है। और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उनके अंदर तो एच बॉन्ड का होगा, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की या इंट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसका जो ऑर्डर होता है वो नॉन पोलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस पोलर में होता है, और पोलर से भी ज़्यादा एच बॉन्डेड में होता है। इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है ना उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होंगे, उनके कंपेयर में पोलर के ज़्यादा होंगे, और उन सब से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट अधिक होंगे इन तीनों में, बट इन जनरल इन सब में इनके सबसे कम ही होंगे, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते। मगर इन तीनों में कंपेयर करें तो नॉन पोलर का सबसे कम होता है और एच बॉन्डेड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। बट ये जो है इनसे तो इनके कम ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगली बात देखिए, एग्जाम्पल्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड के देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, जैसे NaCl होता है, KCl होता है, MgSO4 होता है, बहुत सारे आयनिक क्रिस्टल आप लोग अभी यहाँ डिस्कस भी करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, तो वो आयनिक सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, सॉरी मेटालिक सॉलिड की बात करें तो बहुत सारी मेटल जिनसे आप परिचित हैं, जैसे आयरन है ना, कॉपर है, सिल्वर है, दीज आर मेटालिक सॉलिड। और कोवेलेंट सॉलिड की बात करें हम लोग तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ, डायमंड होता है, बहुत हार्ड होता है ना, ग्रेफाइट होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, कंडक्टर भी होता है, जिसको आगे डिस्कशन में लेंगे हम लोग। सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, एल्युमिनियम नाइट्रेट हो सकता है, ये सब कोवलेंट टाइप के सॉलिड होते हैं, उनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में इनके अलावा जो भी बच गया है वो सब मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आपसे कोई कह दे कि भैया सॉलिड फेज में हीलियम कैसा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें थोड़ी ना है वो। H2 अगर सॉलिड है तो वो कैसा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। O2 अगर सॉलिड फॉर्म में है तो कैसा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा।
वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो कैसा होगा, मॉलिक्यूलर, क्योंकि ना वो मेटल है, ना वो आयनिक है और ना वो कोवलेंट है, तो फिर वो इसी के अंदर काउंट होगा। आपसे कोई पूछ ले कि CH4 किस टाइप का सॉलिड है, तो आप कहेंगे CH4 भी एक मॉलिक्यूल्स है, अगर सॉलिडिफाई होता है तो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड ही ये बनता है। तो हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड डिस्कशन में ले चुके हैं। अब देखो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं लिंक डालूंगा और उसमें आप हिंदी मीडियम से इसके सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी 1-2 लेक्चर्स के बाद वो PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो केयरफुली बढ़िएगा और इन्वायरमेंट डे पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।